जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश एसआई या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी के प्रश्नों को समाहित किया जाता है, उसके संदर्भ में हमारा ये कार्यक्रम संचालित हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो वीडियोस आपको रहेंगे, जो लेक्चर्स रहेंगे, ये सारे आप लोगों को सामान्य हिंदी के संदर्भित रहेंगे, जो आप लोगों को मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में भी सहायता करेंगे, साथ में मध्य प्रदेश एसआई की जो परीक्षा होती है उसमें भी आप लोगों को मदद करेंगे। तो हम लोग इसके पूर्व में 2 से 3 वीडियो हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, तो आप लोग ये वीडियो देखने के पहले पुराने वीडियो को ज़रूर अवलोकित करें और उसके पश्चात इस वीडियो को आप लोग क्या करें, अवलोकित करें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग यहाँ पे जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला भाग हमारा चल रहा था, उसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य को 3 चरणों में वर्गीकृत किया था। प्रथम जो काल था हिंदी साहित्य का, जिसको आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल आदि नाम से संबोधित किया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तत्पश्चात हम लोगों ने मध्यकाल का जिक्र किया था और मध्यकाल को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल और उसके बाद में उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल के रूप में और उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतिकाल के रूप में हम लोगों ने संबोधित किया था, और भक्ति काल को हम लोग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल के रूप में हम लोग संबोधित करते हैं। इसमें सगुण निर्गुण दोनों प्रकार के कवि आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम लोग अंतिम जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में यहाँ पे आपको बतलाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य। तो टाइटल का नाम रहेगा आधुनिक हिंदी साहित्य काल। आधुनिक हिंदी साहित्य का जब हम लोग जिक्र करेंगे तो आधुनिक हिंदी साहित्य था क्या, जरा हम लोग इस बात को समझने के पहले कुछ मूल बातें हम लोग जानेंगे। यदि हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आप सभी इस बारे में अभिभूत होंगे कि भारतीय धरा के ऊपर विदेशी जो कंपनियां थी उनका आगमन आरंभ होता है, और आगमन आरंभ होता है तत्पश्चात जो भारत का वैभव था या भारत की संस्कृति थी, इसके साथ में अंग्रेज लोग, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि लोग भारत में आकर के भारतीय संस्कृति को पतन करते, भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाते और भारतीय धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। और लगभग 200-250 साल तक भारत के लोगों को, भारत को लूटा जाता है। तत्पश्चात भारत के जनमानस के अंदर देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्र प्रेम को लेकर के जो भावनाएं थी, वो भावनाएं प्रस्फुट हुई और वो एक चिंगारी के रूप में, अट्टर संतन की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आई। उसी दौर का समय था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने माने प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उनके तत्वाधान में पहली बार भारत की धरा पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इनके अकॉर्डिंग पहली बार भारत में जो गद्य विधा थी, गद्य और गद्य साहित्यों का पहली बार यहाँ पर सृजन हुआ। इसके पहले पद्य साहित्य चला करते थे, पद्य विधा चला करती थी, और गद्य साहित्य और गद्य विधा यहाँ पर लिखी जाने लगी, जिसमें निबंध के साथ में कहानी, कहानी के साथ में उपन्यास, ये आदि प्रकार के जो इसके अंग होते गद्य विधा के, इनका सृजन किया जाने लगा। अतः हम लोग कहेंगे कि गद्य विधा के साथ में ही आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या होता, सूत्रपात होता है। और इसका श्रेय हम लोग किनको देते, तो इसका श्रेय हम लोग देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो बात कब की थी? 1850 ईस्वी की बात थी।
1850 ईस्वी के बाद का जो समय था उस समय को आधुनिक हिंदी साहित्य के रूप में जाना जाता है। कारण आप लोग जान चुके होंगे कि भारत की धरा के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का आगमन हो जाता है। वो भारत की संस्कृति, वैभव आदि को चुनौती देते, परिणाम स्वरूप जनमानस और हिंदी साहित्यकार अपने लेखनी से राष्ट्रीयता के स्वर को क्या करते, गुंजित करते, उसका लेखन करते अपने प्रमुख साहित्यों में। और साहित्य की जो विधा थी वो क्या थी, गद्य विधा थी। उस गद्य विधा के साथ में आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या होता है, उद्भव होता है। तो आज हम लोग इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य को हम लोग कुछ चरणों में वर्गीकृत करते हैं। यदि सबसे पहले बात करेंगे तो पहला काल आएगा जिसको हम लोग कहेंगे भारतेंदु युग। क्या कहेंगे इसको, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद में अगला चरण आरंभ होता है जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है। वो द्विवेदी युग के बाद में छायावाद युग, और छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के बाद में भारत में प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद में एक नया युग का सूत्रपात होता है जिसको हम लोग नई कविता नाम देते हैं। तो ये जो आधुनिक हिंदी साहित्य, इस आधुनिक हिंदी साहित्य को हम लोग भारतेंदु युग के अंतर्गत पढ़ते हैं, द्विवेदी युग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और क्या, प्रयोगवाद, और साथ में क्या, नई कविता। भारतेंदु युग की बात की जाती है तो 1850 से लेके तो 1900 ईस्वी के मध्य का जो समय था इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। द्विवेदी युग की बात करते तो 1900 ईस्वी से लेके तो 1920 ईस्वी के मध्य का जो समय था इस समय को द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा। साथ में छायावाद की बात करते तो 1918 से 1936 के मध्य का जो दशक था उसको छायावाद नाम दिया गया। प्रगतिवाद की बात करते तो 1936 से 1946 के मध्य का जो समय था उसको प्रगतिवाद नाम दिया गया। और प्रयोगवाद की बात करते 1943 से इसका सूत्रपात आरंभ होता है। ओके, लगभग जो 53 के आसपास तक देखने को मिलता है। नई कविता का सूत्रपात 1959 में हो जाता है और आगे की कविताओं को हम लोग क्या कहते हैं, नई कविता के रूप में हम लोग संबोधित करते हैं। तो हम लोग एक एक के बारे में पृथक पृथक से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करना चाहेंगे भारतेंदु युग के बारे में। तो जो पहली बार हिंदी साहित्य की नई विधा का जो उद्भव होता है वो भारतेंदु युग के समय होता है। तो पहला युग हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग का कालखंड जो हम लोग देखते हैं वो 1850 से 1900 ईस्वी के मध्य तक देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सा जो कालखंड है उस कालखंड के संदर्भ में थोड़ा सा 2-5 साल कहीं पे आगे कहीं पे क्या मिलेगा, आपको पीछे मिलेगा, क्योंकि उस समय कोई लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में थी नहीं। और ये तो जो वर्गीकरण इनका किया गया है बाद के जो साहित्यकार थे, स्वतंत्रता के बाद में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया और जनमानस की भाषा के रूप में हिंदी का उद्भव हुआ, परिणाम स्वरूप बाद के साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसी कालखंड में अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग प्रकार से इसको वर्गीकृत किया। तो आप लोगों को अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार अलग अलग प्रकार के कालखंड आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें भ्रमित होने की कोई आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते भारतेंदु युग, इसको हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य का हम लोग सूत्रपात के रूप में हम लोग इसको संबोधित करते हैं। और इस युग का जो नामकरण आपको मिलता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का क्या होता है, सूत्रपात किया जाता है।
इनको हम लोग गद्य विधा का जनक भी कहते हैं, गद्य साहित्य का जनक कहते हैं। तो प्रश्न आता है गद्य साहित्य का जनक किसको कहा जाता है? तो गद्य साहित्य का जनक हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। हुआ यूं था कि जनमानस तक अपनी लेखनी से और अपने अंतर्मन के जो विचार थे उसको पहुंचाने के लिए जो सरल और सहज भाषा में जिसको हम लोग वर्णित कर सकते, जिसको उल्लेखित कर सकते और लोगों तक पहुंचा सकते, उस विधा का नाम क्या था? गद्य विधा था। क्योंकि पद्य विधा को समझने के लिए सामने वाले का जो मानसिक स्तर है वो भी उच्च लेवल का होना चाहिए, तब जाके पद्य की जो बातें होती है सामने वाले को समझ में आती हैं। अन्यथा उसका पहले आपको पद्य बोलना पड़ता है और पद्य का फिर वर्णन करना पड़ता है, तब जाके समक्ष वाला, सामने वाला, सम्मुख व्यक्ति क्या करता है, उन बातों को समझ पाता है। लेकिन गद्य विधा एक ऐसी विधा थी जो आप कहना चाहते हो सरल रूप में आप लोग कह सकते हो और सामने वाला उस रूप को आसानी से समझ लेता है। तो भारत में गद्य विधा का जनक उद्भव होता है और गद्य विधा के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग जानते हैं। इस समय जो भाषा थी वो भाषा प्रायः दो भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग होता था। एक होता था ब्रज भाषा का और साथ में कुछ मात्रा में खड़ी बोली का भी यहाँ पर प्रयोग होना आरंभ हो गया था, खड़ी बोली। और ये जो ब्रज भाषा थी, इस ब्रज भाषा का प्रयोग पद्य साहित्यों में किया जाता था और गद्य साहित्यों के लिए धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग होना आरंभ हो गया था। इस समय राष्ट्रीयता के संदर्भ में यहाँ पे स्वर क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं और यहाँ के जो प्रमुख कवि लोग थे वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के अपनी रचनाओं को क्या करते? सृजित करने का कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीयता की हम लोग अगर बात करते हैं तो उसका स्वर जो मुखरित होता है इसी समय आपको देखने को मिलता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना से संदर्भित आपको साहित्य यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देश प्रेम की भावना से संदर्भित साहित्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इस समय के जो साहित्यकार थे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हम लोग अग्रणी कवि के रूप में हम लोग लेते हैं। साथ में हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण और साथ में हरिश्चंद्र जैसे महान साहित्यकार यहाँ पर जन्म लेते हैं। इनमें अगर हम लोग बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं जिनके बारे में आप लोगों को पूछा जाता है, जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से साहित्य जो आप लोगों को पूछे जाते हैं। कश्मीर कुसुम इनका एक प्रसिद्ध क्या था? साहित्य था। कश्मीर कुसुम, साथ में बादशाह दर्पण, इनका एक प्रसिद्ध क्या था? साहित्य था। अंधेर नगरी का नाम आपने सुना ही होगा, वो पढ़ा भी होगा, इसके बारे में एक नाटक था अंधेर नगरी। चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा, सती प्रथा जैसा एक नाटक इनके द्वारा इस समय लिखा गया था। साथ में कपूर मंजरी नामक एक प्रसिद्ध साहित्य इस समय ही लिखा गया था। कर्पूर मंजरी, इन साहित्यों के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए और इनके नाम आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। साथ में सूर्योदय, जयदेव जैसे साहित्य भी इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय लिखे गए थे। साथ में प्रेम फुलवारी, ये याद करना आप लोगों को, प्रेम
फुलवारी, प्रबोधिनी, साथ में गीत गोविंद नंद, ये साहित्य भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। बकरी विलाप जैसा साहित्य भी यही लिखते हैं, बकरी विलाप हो गया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किनकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। तो देख लीजिएगा जरा एक बार, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, अंधेर नगरी, सती प्रथा, कर्पूर मंजरी, सूर्योदय, जयदेव, प्रेम फुलवारी, प्रबोधिनी, गीत गोविंद नंद, बकरी विलाप, कुछ आप बीते कुछ जग बीते, ये सारे साहित्यों के सृजनकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनकी रचनाएं आप लोगों को याद रखना है। आगे देखेंगे तो इसके बाद में एक अगला चरण आप लोगों का आरंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में द्विवेदी युग। तो अगला युग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विवेदी युग के रूप में हम लोग जानते हैं। और द्विवेदी युग की अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य का जो समय था वो युग द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। इस समय का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो इस समय आप लोगों को महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम देखने को मिलता है। ये समय सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख क्या थे? संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक के रूप में कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये जो सरस्वती पत्रिका थे इसने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? तो सरस्वती पत्रिका ने। साथ में द्विवेदी युग के हम लोग अगर जिक्र करते तो इस समय जो भाषा थी उस भाषा के रूप में अभी भी यहाँ पर जो खड़ी बोली थी, इस खड़ी बोली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा था। जो गद्य साहित्य था और गद्य के साथ साथ में जो पद्य साहित्य था, इन दोनों का सृजन खड़ी बोली में होना आरंभ हो गया था। किस समय? द्विवेदी युग के समय। इस समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय की जो रचनाएं आपको देखने को मिलेगी, ये रचनाओं में आप लोगों को राष्ट्रीयता की भावना आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी भावना? राष्ट्रीयता की भावना इस युग के रचनाओं में आपको देखने को मिलेगी। साथ में हम लोग देखते हैं इस समय जो ब्रज भाषा थी, इस ब्रज भाषा का जो उपयोग था वो उपयोग साहित्यों में सीमित हो गया था। इस समय के कुछ साहित्यकारों का हम लोग अगर जिक्र करते हैं जिनकी रचनाएं काफ़ी प्रचलित रही थी, उनमें प्रमुख नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी। वैसे तो बहुत सारे साहित्यकार थे, सभी साहित्यकारों का जिक्र है ना चंद समय में करना संभव नहीं होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी का हम लोग बात करते हैं, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? साहित्यकार थे। इनके संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो हेम किरीटिनी हो गया, हेम तरंगिनी हो गया, और साथ में युग चरण हो गया, समर्पण हो गया। ऐसे कुछ प्रमुख साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं। हेम किरीटिनी, हेम तरंगिनी, युग चरण हो गया, जैसे साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखे जाते हैं। समर्पण जैसा साहित्य भी इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है।
माखनलाल चतुर्वेदी के अलावा हम लोग अगर बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आपने सुना ही होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान। और यदि सुभद्रा कुमारी चौहान की हम लोग बात करते हैं, ये भी जाने माने एक साहित्यकार थे। इनके द्वारा मुख्य रूप से त्रिधारा, मुकुल जैसे साहित्य इनके द्वारा लिखे गए। त्रिधारा एंड क्या मुकुल, ये रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। साथ में हम लोग बात करते हरिओद की, ठीक है। प्रेम नारायण हरिओद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने, इनका जो प्रसिद्ध साहित्य था उसका नाम था प्रिय प्रवास और चुभते चोभते, चुभते चोभते। साथ में रस कलश वैदेही वनवास आदि प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है, हरिओद जी के द्वारा। साथ में इस समय रामधारी सिंह दिनकर जो भारतीय जनमानस में काफ़ी प्रचलित रहे, जिनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। यदि रामधारी सिंह दिनकर की बात करते तो रेणुका, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी प्रमुख जो रचनाएं थी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी जाती हैं। रश्मिरते एक प्रसिद्ध साहित्य जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा जाता है, वो भी इसी समय के महान कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, हरिओद हो गए और रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ऐसे कई अनगिनत यहाँ पे साहित्यकार थे। श्याम नारायण पांडे भी इस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और साथ में सोहनलाल द्विवेदी जी भी इस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस समय के प्रसिद्ध क्या थे, साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वो आपको ज्ञात होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। अब द्विवेदी युग के बाद में एक नया युग का सूत्रपात होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छायावाद के रूप में हम लोग जानते हैं। तो तीसरा युग माना जाता है जिसको क्या कहा जाता है, छायावाद। और छायावाद 1918 से आरंभ होता है जो 1936 ईस्वी तक चलता है। 1918 से कब तक, 1936 ईस्वी तक का जो समय है, इस युग को क्या कहा जाता है, छायावाद कहा जाता है। छायावाद को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। साथ में यहाँ पे जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया कहाँ पर, आत्मा में पड़ने लगती हैं, तो उससे छायावाद का उदय होता है। यहाँ पे नारी उत्थान के संदर्भ में स्वर गुंजित होता है और छायावाद में भी नारी उत्थान के साथ में राष्ट्रीयता का स्वर गुंजित होता है। राष्ट्रीयता का स्वर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। नारी उत्थान के संदर्भ में भी आप लोगों को रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इसके बारे में लिखते हैं। क्या नाम है साहित्यकार का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने लिखा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो उससे छायावाद का उदय होता है या उसको हम लोग छायावाद कहते हैं। ऐसा लिखने वाले
प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। भारतीय आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली बार नारी से संदर्भित जो साहित्य लिखे गए नारी उत्थान के संदर्भ में वो इसी समय लिखे गए, क्योंकि नारियों को एक कठपुतली की भांति भारत में रखा गया, ऐसा हम लोग कहेंगे कि पितृसत्तात्मक सत्ता भारत में रही है। परिणाम स्वरूप नारी शक्ति या नारी सशक्तिकरण के लिए आरंभ में या मध्य युग में कोई अच्छा कार्य नहीं किया गया था। पहली बार 1918 से 36 के मध्य का जो युग था, इस युग में पहली बार भारतीय जनमानस के बीच में नारी उत्थान और नारियों के विकास के संदर्भ में हिंदी साहित्यों का सृजन किया गया। साथ में हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कृति के रूप में हम लोग देखते हैं कि प्रथम कृति झरना और कामायनी जैसी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी इसी समय लिखी जाती हैं। एक तो झरना ये प्रथम कृति मानी जाती है और अंतिम कृति कामायनी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, ये इसी समय की प्रसिद्ध रचनाएं थी। साथ में जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी इसी समय की एक प्रसिद्ध रचना थी। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। साथ में हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे छायावाद का जो प्रमुख कवि है वो किन को माना जाता, तो हम लोग कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को हम लोग क्या कहते हैं? छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में हम लोग मानते हैं। साथ में इस समय के और अगर साहित्यकारों को हम लोग बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आपने सुना होगा। साथ में जयशंकर प्रसाद जी हो गए। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं आपको छायावाद के युग में भी आपको देखने को मिलती है। और साथ में महादेवी वर्मा, ऐसे 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, साथ में महादेवी वर्मा और साथ में सुमित्रा नंदन पंत, साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद वर्मा जी, पंत साहब और निराला जी, इनको हम लोग छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में हम लोग संबोधित करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जिसमें कामायनी हो गया, आंसू हो गया, झरना हो गया, प्रेम पथिक हो गया और साथ में इनके द्वारा चित्रधारा हो गया, ऐसी करुणामय हो गया, ऐसी प्रसिद्ध जो रचनाएं वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी जाती हैं। आगे हम लोग जाते, महादेवी वर्मा जी का हम लोग जब जिक्र करते तो निहार हो गया, निर्जा हो गया, साथ में रश्मि हो गया, संध्या गीत हो गया, यामा हो गया, दीपशिखा हो गया, ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जब हम लोग जिक्र करेंगे तो कुछ प्रसिद्ध इनकी रचनाएं जैसे उच्चवास हो गया, ग्रंथ वीणा हो गया, साथ में पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, ये प्रसिद्ध रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत साहब की है जो इस समय लिखी गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हम लोग बात करते तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं में आपको मिलेगा सरोज स्मृति आपको देखने को मिलेगा, सरोज स्मृति के साथ साथ में कुकुर मुक्ता आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है कुकुर मुक्ता। साथ में आराधना आपको देखने को मिलेगा और साथ में अनामिका, गीतिका आदि रचनाएं इनके द्वारा लिखी जाती हैं। ये सारी रचना आप लोगों को छायावाद के युग की रचनाओं के रूप में देखने को मिलती हैं। तो आशा आप लोगों को छायावाद तक के जो प्रमुख साहित्यकार हैं इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे
छायावाद के बाद में एक नया युग आरंभ होता है। छायावाद के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रगतिवाद। क्या देखेंगे बच्चों? प्रगतिवाद के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। प्रगतिवाद किसको कहा गया? तो हम लोग कहेंगे फ्रांस के जो राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे क्या है अवस्थित है, यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक होती है, एक सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन से प्रेरित होकर के भारत में जो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके तत्वाधान में प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता जो मुंशी प्रेमचंद जी करते, और एक और सम्मेलन होता है जिसमें टैगोर साहब क्या करते? अध्यक्षता करते हैं। इस प्रकार से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वाधान में और इनकी विचारधारा से जो लोग जुड़े थे, उनके सानिध्य में भारतीय साहित्य में प्रगतिशील या प्रगतिवाद का सूत्रपात होता है। प्रगतिवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका समय माना जाता है 1936 से 1946 के मध्य का समय। इस समय को भारतीय हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का नाम दिया गया है। यहाँ पे प्रमुख सूत्रधार के रूप में हम लोग जो नाम लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो अपने साहित्य लिखे हैं वो गरीब वर्ग, शोषित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, ठीक है। तो गरीब, शोषित, किसान, मजदूर, दलित, इनके उत्थान हेतु, ठीक है, और इनकी जो मांग थी उन मांगों को अपने साहित्यों में वर्णित किया है। भारत की जो दशा तात्कालिक समय थी, इन गरीब वर्ग, शोषित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग आदि के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर साहित्य देखने को मिलता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बैक में हम लोग जाना चाहेंगे। 1935 का वो समय था, 1935 जब भारत शासन अधिनियम भारत में आता है और प्रगतिशील लेखक संघ की एक मीटिंग होती है। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक होती है फ्रांस पेरिस में। कहाँ होती है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। उसके बाद में 1936 की बात है, 1936 की बात है, लखनऊ जो नवाबों का शहर है, ठीक है, लखनऊ की हम लोग बात करते हैं। लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ। तो 1936 में लखनऊ शहर में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का क्या हुआ? सम्मेलन। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? याद कर लेना, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इसके बाद में एक और सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता क्या कौन करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्रगतिवाद के जो कवि महोदय थे, ये
प्रायः मार्क्सवादी विचारधारा से क्या थे, प्रभावित थे। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम क्या था, कार्ल मार्क्स था, उनसे इस समय के जो कवि महोदय थे ये काफ़ी प्रभावित थे। तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इनके साहित्यों में देखने को मिलता है। ठीक है। साथ में इन लोगों का मानना था कि ये साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, उनके संदर्भ में अपने साहित्यों का क्या करते, सृजन करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे प्रमुख साहित्यकार का हम लोग जिक्र करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उभर करके सामने आते हैं, मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचनाएं जैसे गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, ऐसे प्रसिद्ध जो रचनाएं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद की देखने को मिल जाएगी। पूस की रात हो गया, ये सारी रचनाएं किनकी, मुंशी प्रेमचंद की हैं। साथ में नागार्जुन साहब का नाम भी आपने सुना ही होगा। एक नागार्जुन डैम है, वो डैम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नागार्जुन जो इस समय के तात्कालिक क्या थे, महान साहित्यकार थे, उनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने युग धारा, साथ में सतरंगों पंखों वाले, प्यासी पतराई आंखें जैसी रचनाएं नागार्जुन साहब के द्वारा लिखी जाती हैं। तुमने कहा था भस्मांकुर, ये रचनाएं भी नागार्जुन साहब की ही हैं। साथ में हम लोग अगर बात करते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल, केदार काका का नाम सुना होगा। इन्होंने युग की गंगा, नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं जैसे प्रसिद्ध रचनाएं केदारनाथ साहब के द्वारा लिखी गई हैं। तो केदारनाथ साहब भी इसी समय के जाने माने क्या थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आगे हम लोग बढ़ते तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे शिव मंगल सिंह सुमन साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने हिल्लोल, जीवन के गान, शिव मंगल सिंह सुमन की बात करें, इन्होंने हिल्लोल, जीवन के गान, साथ में प्रलय, सृजन जैसे प्रसिद्ध साहित्य शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखे गए। ये सारे साहित्यकार इसी समय के साहित्यकार थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्रगतिवाद के बाद में भारत में आरंभ होता है प्रयोगवाद। यदि हम लोग प्रयोगवाद की बात करते हैं तो प्रयोगवाद का जो समय माना जाता है 1943 से 53 के बीच का समय जो माना जाता है वो प्रयोगवाद के रूप में जाना जाता है। अब प्रयोगवाद का जो उदय हुआ था उसके पीछे कारण क्या था। यूरोप में एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने काम दर्शन के प्रति अपने साहित्यों का सृजन किया था। और इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो काम के अनुरूप क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात यौन इच्छाओं के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्धारण होता है। और ऐसी खुली बातें इन्होंने पहली बार साहित्यों में की थी। और इन साहित्यों से पहली बार भारत के जो साहित्यकार थे वो क्या थे, प्रभावित थे। और प्रभावित होने के साथ में उन्होंने अपने साहित्य में पहली बार काम दर्शन के संदर्भ में अपनी रचनाओं का सृजन क्या किया था, आरंभ किया था। और उनका पहली बार भारतीय साहित्य में प्रयोग किया था। इसलिए इस युग को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया क्या, प्रयोगवाद। या फिर हम लोग ये भी कह सकते प्रगतिवाद, छायावाद के जो विरोध के स्वरूप में एक नया वाद उभर करके सामने आया था। और उस वाद को नाम क्या दिया गया था, प्रयोगवाद। जिसमें ना तो आप लोगों को प्रगतिवाद की झलक मिलती है और ना ही आप लोगों को छायावाद की झलक मिलती है। साथ में प्रयोगवाद की जो शुरुआत मानी जाती है वो तार सप्तक से मानी जाती है। कब से मानी जाती है, तार सप्तक। जैसे आजकल
आप लोग देखते होंगे कि बातचीत के लिए आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तात्कालिक समय में मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय तार से काम चला करते था। और तार भी एक कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तार सप्तक मतलब 7 दिन की एक बात की हम लोग बात करें तो तार सप्तक से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। जब से तार सप्तक का सूत्रपात होता है तब से प्रयोगवाद का क्या होता है, सूत्रपात होता है। इस समय के जो साहित्यकार थे, इन साहित्यकारों में शिव मंगल सिंह सुमन, जो इसके जस्ट पहले वाले जो साहित्यकार हम लोग देख रहे थे, उनकी कुछ रचनाएं आप लोगों को प्रयोगवाद से प्रेरित आपको मिलती हैं, जिनका नाम क्या था, शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार का जिक्र करते हैं तो शिव मंगल सिंह सुमन का हम लोग जिक्र करेंगे। ये समय के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने एशिया जाग उठा और मिट्टी की बारात आंखें नहीं भरती, ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने इस समय लिखी हैं प्रयोगवाद के समय। अब प्रयोगवाद के बाद में एक नया उदय होता है और एक नया कालखंड आरंभ होता है, जिसको हम लोग नई कविता के रूप में हम लोग जानते हैं, नई कविता। और नई कविता का सूत्रपात 1959 की बात है, जब इसको साठोत्तरी कविता के रूप में भी हम लोग संबोधित करते हैं। इस समय पंचशील जैसे सिद्धांत, नेहरू सरकार इस समय तात्कालिक समय थी, और साथ में आप लोगों को सभी को ज्ञात होगा 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र निर्मित हुए, या फिर हम लोग कहेंगे राष्ट्रों का विभाजन हुआ। एक राष्ट्र टूट करके 2 राष्ट्रों में वर्गीकृत हुआ, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। बाद में भारत के समक्ष क्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं से जूझते हुए हमको क्या करना था, आगे बढ़ना था। बाद में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने अच्छे कार्य किए, पंचशील सिद्धांतों का सृजन किया। इसी समय 1960 में भारत और चीन के बीच में क्या होता है, संघर्ष आपको देखने को मिलता है। उसी बीच में कश्मीर जैसी समस्या भी उभर करके सामने आती है, और 1965 के दशक में भारत और पाकिस्तान के मध्य में आप लोगों को युद्ध देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत का जो जनमानस था और इस समय के जो तात्कालिक कवि थे, जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों का प्रभाव कहीं ना कहीं इस युग की कविताओं में देखने को मिलता है। तो आगे जैसे एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, क्या नाम था, आगे ने अपने साहित्यों के संदर्भ में कहा है कि अगर आप मेरे साहित्यों को नाम देना चाहते हो तो आप इनको नाम दे सकते हो, क्या, नई कविता। क्या नाम दे सकते हो, नई कविता। ऐसा लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, तो आगे साहब थे। इस समय की अगर हम लोग बात करते हैं, इस समय जो अव्यवस्थाएं भारत में विद्यमान थी और जो भारत का जो तंत्र था उसमें जो खोखलापन था, उस खोखलेपन को उजागर करने के लिए यहाँ पे विद्रोह का स्वर गुंजित देखने को मिलता है। इस समय के जो साहित्यकार थे, वो साहित्यकार अपने साहित्यों में भारत की तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों को उजागर करते हैं। भारत में जो पंचशील सिद्धांत था उसका जो खोखलापन था, उस खोखलेपन को क्या करते, उजागर करने का कार्य करते हैं। साथ में जो संपन्न वर्ग था, 1-2% लोग ऐसे थे जो संपन्न थे, अर्थात ऐशो आराम की जिंदगी यापित करते थे। बाकी अन्य लोग अपना जीवन बहु मुश्किल से क्या कर रहे थे, यापित कर रहे थे। उनका जो दर्द था, उस दर्द को साहित्य के माध्यम से जो पुरोहित करने का कार्य किया है, ये नई कविताओं ने किया है। तो आगे इस समय के जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी है, हरी घास पर क्षण भर। साथ में इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय। ऐसे प्रसिद्ध साहित्य आगे साहब के द्वारा इस समय लिखे जाते। इन्होंने एक को लिखा है क्योंकि उसे मैं जानता हूँ, ये भी प्रसिद्ध रचना है आगे साहब की है। साथ में
कितनी नावों में कितनी बार, ये प्रसिद्ध रचना भी अज्ञे साहब की है। तो ऐसे अज्ञे साहब के साथ साथ में गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती और साथ में हम लोग बात करते कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब और साथ में इसी समय दुष्यंत कुमार जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ पे रहे। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है साये में धूप, इनकी प्रसिद्ध रचना है वो जलते हुए पवन का बसंत, ये भी दुष्यंत कुमार साहब की क्या है प्रसिद्ध रचना है। तो इसके साथ में प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी साहित्य का क्या था एक कालखंड था जो यहीं पे क्या होता आपका समाप्त होता है। तो हम लोग बाकी जो विधाएं होगी उन विधाओं के संदर्भ में एक अलग से लेक्चर हम लोग बनाएंगे कि गद्य विधा क्या होती है, पद्य विधा क्या होती है, नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होता है। इसके संदर्भ में हम लोग एक पृथक से है ना एक वीडियो हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।